मुर्जा साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि चीफ मिनिस्टर के पास डिक्टेटर जैसे इख्तियारात हैं? मुझे बता दीजिए कौन सा ऐसा इख्तियार है जो डिक्टेटोरियल है, और मुझे बता दीजिए कि वजीर आजम और वजीर आला के इख्तियारात में क्या डिफरेंस है। जिस तरह वजीर आजम पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव है, आईनी सरबरा है, उसी तरीके से वजीर आला जो है वो सूबा का जो है आईनी सरबरा है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर को ये कहना कि उसके पास डिक्टेटोरियल पावर है, मैं समझता हूँ गलत है। नंबर एक। नंबर दो, अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको समझाने के लिए कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद साकिब निसार साहब ने एक जजमेंट दी, और उस जजमेंट में साकिब निसार साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने सादिर फरमा दिया कि ना वजीर आजम का मतलब है वफाकी हुकूमत, ना वजीर आला का मतलब है सूबाई हुकूमत। ये मतलब है काबीना का, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पर वजीर आजम इख्तियारात में इस्तेमाल करेगा, फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है कि काबीना इस्तेमाल करेगी। और सिमिलरली सूबाई सतह पर वो इख्तियारात जो कि माजी में एक वजीर आला इस्तेमाल करता था, वो वजीर आला अकेले इस्तेमाल नहीं करेगा, उसकी काबीना इस्तेमाल करेगी। तो मैं तो समझता हूँ 18वीं आईनी तरमीम के बाद जो वजीर आला की एब्सोल्यूट पावर थी वो एक्चुअली डाइल्यूट हो गई है। अच्छा, चले, बहुत बहुत शुक्रिया मुर्जा वहाब साहब। अब इस मामले पे सनाउल्लाह बलोच, जो कि बलूचिस्तान असम्बली में अपोजिशन में है, हुकूमत में नहीं है, लेकिन उनकी राय हम पूछते हैं। सनाउल्लाह बलोच साहब, आप सेनेटर भी रहे हैं, MNA भी रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को भी जानते हैं। 18वीं तरमीम जब मंजूर हो रही थी, आप उस सारे प्रोसेस में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली शामिल भी थे। तो ये बताएं कि क्या ये बात दुरुस्त है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो डिक्टेटर बन गया 18वीं तरमीम के बाद? आमिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह आपने कहा कि 18वीं तरमीम पे जो बहस हमारी हो रही है, सब्सटेंटिव या वजनदार कोई अगर बात करें, अव्वल तो ये है कि हमने इसके थोड़े से बैकग्राउंड को समझना है। इमरान खान साहब जब बात करते हैं ये 18वीं तरमीम हुई, मुतारिफ क्यों हुई, 2003 और 4 में जब बलूचिस्तान का क्राइसिस सामने आया, 2006 और 7-8 के दरमियान में आपके मालाकंड से लेकर पूरे पाकिस्तान में सिक्योरिटी की जिस तरह की सिचुएशन थी, ये वो कंटेक्स्ट था जिसके अंदर ये बात होने लगी थी कि फेडरेशन के अंदर हम इंतज़ामी तौर पर, माशी तौर पर और सिक्योरिटी एतबार से कमज़ोर होते जा रहे हैं। लिहाजा हमने फेडरलिज्म को या वफाकियत को मजबूत बनाना है, और जो आइन के अंदर सुकम है या फॉल्ट लाइन्स है उनको एड्रेस करना है। मैं बलूचिस्तान कमेटी का मेंबर था, मैं आम आर्किटेक्ट्स में से थे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से सुकम है जो बलूचिस्तान और वफाक के माबैन, इस्लामाबाद के माबैन तनाज़ात का, झगड़ों का या वसाइल के जो है तकसीम का बायस बन रहे हैं। तो ये असल में डिस्कशन और डिस्कोर्स डिबेट शुरू वहीं से हुआ। इसने 2009 और 10 में जाके 18वीं तरमीम की सूरत इख्तियार कर ली। इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हुई हैं, डायलॉग हुए हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा लहजा बैक जुम्बिश कलम या एक बयान में ये कह देना कि जी 18वीं तरमीम जो है या NRC अवार्ड रिव्यू करना चाहिए। हाँ, रिव्यू की गुंजाइश कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा रहती है, लेकिन ये दोनों चीज़ें गलत नहीं हैं। अभी मैं आपको बताऊँ 18वीं तरमीम के मुखालिफिन में से और कुछ उसके माइतियों में से एक तो मुखालिफ वो भी हैं कि जो समझते हैं कि 18वीं तरमीम अभी तक भी कम है। यानी 18वीं तरमीम में हमारा एक मुतालबा ये था कि सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल एक वफाकी आईनी जो है कोर्ट बननी चाहिए, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बननी चाहिए थी। ये मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेरे इसके ऊपर दलाइल थे। मैंने इस पे बात की कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल मसाइल पे पस जाता है, लिहाजा एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट फेडरल बनानी चाहिए, ताकि पाकिस्तान में हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बन रहे हैं, जिस तरह अभी जुडिशरी के मसाइल भी आपने बयान किए या जुडिशरी के अंदर। दूसरी बात यह है कि कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन गाइडिंग प्रिंसिपल है, ये बुनियादी उसूल तय करता है अच्छी हुक्मरानी का, अच्छी माशी पॉलिसियां देने का, अच्छे इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने का, जमहूरी इदारों की तश्कील का, उनकी साख्त का, उनकी अय्यत का, ये गाइडिंग प्रिंसिपल होता है। ये खुद चलता नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद क्या होते हैं, इसके अंदर और भी मैकेनिक्स होते हैं। आपके पास काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, आपके पास नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है, फिर उसके तहत आप सूबे अगर गलत कर रहे हैं, मतलब इमरान खान साहब को ये लगा है कि कोई चीफ मिनिस्टर वो डिक्टेटर बन गया है, आपके पास इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमीशन कमेटी है, आपके पास इंटर प्रोविंशियल क्या कहते हैं कि मिनिस्ट्री है, आपके पास काउंसिल ऑफ कॉमन ऑफ इंटरेस्ट है। मैं अभी आपको बताना चाहता हूं, मैं बिल्कुल महसूस करता हूं कि 18वीं तरमीम पे यह बहस होनी चाहिए कि 18वीं तरमीम के बेनिफिट मिले या नहीं मिले चारों सूबों को यकसा। क्या 18वीं तरमीम महाशी जो हमारा विजन था, ये इकोनॉमिकली पाकिस्तान को अपलिफ्ट कर सका, मईशी तौर पर पाकिस्तान को ऊपर ले जा सका? इंतजामी तौर पर हमारे आप ये तो मान रहे हैं ना कि इस पे बहस होनी चाहिए। सर मैं अभी आमिद मीर साहब आता हूं। बहस होनी चाहिए किस बात पे कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन का अमल है सूबों में और वफाक में, क्योंकि हमेशा हमारे यहाँ इस तरह की हुकूमतें आती हैं, सिंध में हमेशा अलग हुकूमत है, पंजाब में अलग है, फेडरल में अलग है, प्रोविंस में मखलूत हुकूमत है, ये बलूचिस्तान में।
इसमें यह बहस होनी चाहिए कि इसको ऑपरेशनल जो इसके चैलेंजेस हैं, यानी इस पे अमल दरामद पे जो चैलेंजेस है, जिस तरह मरकज से सूबों को हुआ, सूबों से जो है फर्दर इसको डाउन डिसेंट्रलाइज करके डेवोल्यूशन सूबों तक ले जाना है, उसको कहते हैं प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन। ये जिस तरह हमारे फवाद भाई ने इसका जिक्र किया, आर्टिकल 148 बहुत सी चीजों को क्लैरिफाई करता है। इशू ये है कि हमारे यहां जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप आती है एट द टॉप, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, कैबिनेट लेवल पे, ये एक कोऑर्डिनेशन और इंटरेक्शन का प्रॉब्लम है, इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने का प्रॉब्लम है, ऑपरेशनल इशू को देख। मैं भी आपको बताऊं आमिद मीर साहब, इसमें एक बहुत खराबी हुई पैदा कि पैसे का ज़िया बिल्कुल हुआ। आपने सूबों को बहुत सारा पैसा दे दिया, आपने उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं की। आपने सूबों को कहा कंकरेंट लिस्ट आपके पास है, हमने इकोनॉमिक पावर दे दी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दे दिए, आपने चेक एंड बैलेंस नहीं किया। ये सारा पैसा जो है वो नालियों पे लगा, तालीम पे नहीं लगा, सेहत पे नहीं लगा, रोजगार पे नहीं लगा, प्रो इकोनॉमिक या प्रो ग्रोथ जो एरियाज एंड डेवलपमेंट के उन पे नहीं लगा, और ये अभी तक हो रहा है। चाहे आप इसको रिव्यू करें या ना करें, तो फवाद साहब की बात से आप किसी हद तक फवाद साहब की बात से आप इत्तेफाक करें, लेकिन मैं जरा जावेद भाई साहब आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या मुल्क में ऐसा माहौल है, सियासी माहौल ऐसा है कि इतना अहम इशू है, इस पे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान को डायलॉग शुरू हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मीर साहब। मीर साहब, एक समझने की बात यह है, मैंने शायद आपके पहले प्रोग्राम में भी कहा है कि जब लोग 18th अमेंडमेंट की बात करते तो क्या बात करते हैं? 18th अमेंडमेंट नाम की कोई चीज़ इस वक्त आइन में मौजूद नहीं है। आइन के अंदर आर्टिकल थे जिनको अमेंडमेंट किया, 104 आर्टिकल थे। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, फवाद साहब को आइन की किसी एक आर्टिकल 2, 4, 6 कोई आर्टिकल है उनसे इख्तलाफ है तो उस आर्टिकल का नाम ले ताकि हम समझ सकें कि ये क्या बात करना चाह रहे हैं। जब मुल्क के वज़ीर आज़म या उनके वज़रा 18th अमेंडमेंट की बात करते हैं, इसका लगता है कि वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात हो रही है, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी अमेंडमेंट तो कोई नहीं कर सकता। वो तो बहुत बड़ी अमेंडमेंट हुई थी, एक ऐसा माहौल पैदा किया गया था। नहीं, कल जो वज़ीर आज़म साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम से उनको पूरा इख्तलाफ नहीं है, सिर्फ कुछ मामलात पर उस पर बहस होनी चाहिए, नजरसानी होनी चाहिए। एग्जैक्टली जो फवाद साहब ने बात की, मुझे ये बात बड़ी समझ आई है। हाँ। बात बिल्कुल फवाद की, ये बात मैं समझता हूँ कि ये ठीक है कि सूबों के पास जो अख्तियारात गए थे वो डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र नहीं किए जो करने चाहिए थे। वो जिम्मेदारी फवाद साहब इस वक्त इस हुकूमत के 2 साल हो गए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि तमाम सूबों में प्रोविंशियल असेंबली इसके इलेक्शन करा दे, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो जाए तो फिर तब ये पावर ट्रांसफर होती है। अब तक चूंकि कोई इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं, और इनकी जमात ने तो बार बार ये वादा किया था, उन्होंने कहा था कि हम आते हुए फौरी तौर पर इलेक्शन करवाएंगे। जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम चल रहा था वो भी इन्होंने पैक करके भिजवा दिया है। अब ये गिला किससे कर रहे हैं? इनके लिए कोई रुकावट नहीं है। हाँ, हर वक्त पार्लियामान के पास ये इख्तियारात है, दोनों हाउसेस के दरमियान किसी हाउस में भी ये बिल जनरेट किया जा सकता है कि कहें कि आइन की फलां आर्टिकल में बहस की जा सकती है। इसलिए पार्लियामान का ही इख्तियार है, आज नहीं तो कल पार्लियामान ने ही करनी है। पाकिस्तान में मसला क्या है कि जो सबसे ज़्यादा इनको इशू है वो ये है कि वो ये माहौल अभी तक पैदा नहीं कर सके, ये सूबों के दरमियान भी ये माहौल नहीं कर सके। कल जब मुल्क के वज़ीर आज़म साहब कराची तशरीफ ले जाते हैं, कितना अच्छा होता कि कोई भी इख्तलाफात होने के बावजूद वो कहते कि वो एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, मैं उसको मिलूंगा, मैं उससे बुलाऊंगा, मैं सिंध के अवाम ने जिस आदमी को इलेक्ट करके भेजा है मैं उसकी इज्जत करता हूँ, उसको मैं साथ बैठाऊंगा। उसके अलावा कई और फोरम में कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए, लेकिन हम सिंध को छोड़ देते हैं ना। अभी तो फवाद साहब ये सवाल पैदा होता है कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि सिंध की हुकूमत ने लॉकडाउन किया तो बाकी सूबों ने भी कर दिया और मुझसे नहीं पूछा। तो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर की बात क्यों नहीं सुनी गई? तो क्या इसका मतलब यह है कि अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर भी प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं सुनते? अच्छा मीर साहब, पहले तो एक मेहरबानी किया करें कि जब इस तरह का मौजू हो और स्पेशली आपके लोग बताएं मुझे कि 2 लोग हैं और फिर आगे इतने ज्यादा हो तो नहीं, वो मुर्जा वहाब साहब का अपने पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया, बस वो चले गए, वो कर दिया। फिर भी वैसे भी जरा जो है ना, दूसरी पहली बात मैं मुर्तज़ा वहाब से शुरू करना चाहता हूँ। बड़ा मुझे अफसोस होता है फ्रेंकली, आई नो मुर्तज़ा बिल्कुल वो एक ज़बरदस्त आदमी है, कॉन्स्टिट्यूशन को समझता है और बिल्कुल उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुझे पता है कि एग्जैक्टली जो है वो क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो उन्होंने कहा कि सिंध को पैसे नहीं मिले, मैं आपको बताता हूँ कि पिछले जो 10-12 साल है, आपको पता है सिंध को उसमें कितना पैसा मिल चुका है। सिंध को तकरीबन 13-1400 अरब रुपया सिंध की हुकूमत जो है वो खरीद कर चुकी है। बलोचिस्तान की आबादी 65 लाख है। मैं आपको बताऊं उनका हर एमपीए को एवरेज पिछले 10 सालों में कितना पैसा मिला। एवरेज एमपीए ने 60 से 80 करोड़ रुपया जो है बलोचिस्तान में खर्च किया। अगर आप अपने अंदर अपनी गिरबान में झांकना ही नहीं चाहते, अगर आप हर बात के ऊपर ये एक पोलिटिसाइज करना चाहते हैं और बेसिक गवर्नेंस इश्यूज के ऊपर भी आपने जो है
आपका ये रहेगा तो फिर तो सफर करेंगे। सिंध में 15% रॉयल्टी इनको गैस की वो लेते हैं घोटकी के नाम के ऊपर। घोटकी जो है अगर यहाँ पे मेरिट हो और अगर यहाँ पे कोई आप समझिए कि मेरिट के ऊपर फैसले होते हो तो घोटकी को तो आज पेरिस होना चाहिए, क्योंकि सारी गैस के ऊपर जो रॉयल्टी है सिंध घोटकी के नाम के ऊपर पैसे ले रहा है और वहां पे टका खर्च नहीं हो रहा। सो ये प्रॉब्लम्स है, देखिए इसको हमें रिकग्नाइज करना पड़ेगा। और मुझे बहुत ही खुशी है कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको जो है वो पॉइंट आउट किया। इसकी तरफ जो है इसका मतलब यह है कि सब्सटेंटिव जो है वो हम आगे बढ़े हैं। सिंध के बारे में जो बात कर दी वो हमने सुन ली, लेकिन मेरा सवाल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बारे में, वहां तो आपकी हुकूमत है। नहीं, तो वहां पे भी तो यही खामी है ना। मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा आप 10 साल में उठाएं और चीफ मिनिस्टर्स के हलकों में स्पेंडिंग्स उठा के देखें क्या है, बाकियों को आप छोड़ दें। आप सिर्फ पिछले 2 साल की स्पेंडिंग देख लें, उस्मान बुज़दार साहब के हलके के ऊपर क्या, बाकी पंजाब के ऊपर क्या है। आप खुद ही जब अंदाजा लगाएंगे तो आपको जो प्राइम मिनिस्टर की बात है वो बिल्कुल सही साबित हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि मसला क्या। और बिल्कुल जो सना साहब ने बात की है वो बिल्कुल एक्चुअली वो बात है कि डिस्कशन तो आपने ये करनी है ना कि जो मकासद के लिए हम 18वीं तरमीम लेके आए थे वो पूरे हुए हैं या नहीं, और अगर नहीं हुए हैं तो क्यों नहीं हुए हैं, और अगर कोई खामी है तो कहां पे है, और पार्लियामेंट का फंक्शन क्या है। अलबत्ता मैं ये सना भाई की इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि आपको फेडरल कोर्ट चाहिए। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऑलमोस्ट सारी पावर्स तो पार्लियामेंट की टेक ओवर कर ली है। सो मोटो के नाम के ऊपर जिस तरीके से हमारे यहाँ फंक्शनैलिटी है इस वक्त इदारों की, पार्लियामेंट तो नॉन फंक्शनल हो गई है। और अगर आप फेडरल कोर्ट बना देंगे तो रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी, वो सारा फेडरल कोर्ट ही फिर तय किया करेगी कि हमने क्या करना है। ठीक है, वो आपकी बात आ गई, लेकिन इसमें ये बताएं कि ये जो बजट पेश किया है हमाद अदर साहब ने, इस बजट तकरीर का जो पेज 15 है उस पर कहा गया कि हम एनएफसी पे भी नजरसानी करेंगे, और ये बात प्राइम मिनिस्टर ने भी की है। तो एनएफसी पे नजरसानी की जरूरत क्यों है? देखें एनएफसी में क्या है, इस साल जिस तरह मैंने आपको कहा कि टोटल देखें, सबसे सिंपल फिगर आप अपने सामने रखें, 8,000 अरब रुपए आपकी आमदनी है, इनमें से 2100-2200 अरब रुपया आपने देना है कर्जों की सूद की अदायगी में, 3,000 अरब रुपया आपने सूबों को दे देना है, 5,000 अरब रुपया तो आपका यहाँ पे खत्म हो गया, 1,800 अरब रुपया आपने देना है डिफेंस बजट को। तो आप अंदाजा लगाएं कि जो फेडरल गवर्नमेंट के खराजात हैं वो डाल के -600 अरब से आप अपनी गवर्नमेंट शुरू करते हैं। अब यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट करेगी उसने सिर्फ ये हिसाब लगाना होता है, बजट सिर्फ ये है कि अगले साल आपने कर्जा कितना लेना है, और कोई बजट है ही नहीं। बजट की टोटल हमारी रिड्यूस हो गई है ये। अब आप देखें यहाँ पे फेडरल हुकूमत प्रोविंशियल कौन कौन सी चीजें दे रही है। डिफेंस जो है वो 4 सूबों का है, तो उसमें जो प्रोविंसेस हैं उनको हिस्सा डालना चाहिए। कर्जे जो लिए हैं वो सारे पूरे पाकिस्तान के कर्जे हैं, खर्च हो रहे हैं। मसलन आपने जो 300 अरब रुपया ले लिया, 300 अरब डॉलर के जो आपने ऑरेंज ट्रेन बना दी लाहौर में, कर्जा तो जो वो कराची वाला भी दे रहा है, लाहौर वाला भी दे रहा है, इस्लामाबाद वाला भी दे रहा है। तो प्रोविंसेस को हिस्सा डालना चाहिए जो कर्जे हम दे रहे हैं उसमें। इसी तरीके से जो मेगा प्रोजेक्ट्स है, जैसे दयामार भाषा डैम बन रहा है, सारे सूबों को उसका फायदा है, तो उनको हिस्सा डालना चाहिए। ये 3 अमेंडमेंट्स हैं जो एनएफसी अवार्ड में चाहिए। अच्छा, अब इस पे सनाउल्लाह बलोच साहब, एनएफसी अवार्ड पे नजरसानी की जो बात है, क्या ये जायज़ नहीं है? आमिर मीर साहब, फवाद मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं भाई, सिर्फ थोड़ी सी उनकी तस्हीह के लिए, बलूचिस्तान की आबादी 65 लाख नहीं, बलूचिस्तान की आबादी 1 करोड़ 22 लाख से ज़्यादा है, ये 2017 के सेंसस के मुताबिक। और दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान में MPAs को फ़ंड, बिल्कुल इसमें बात में शक नहीं है, मैं 65 करोड़ नहीं कह सकता, अलबत्ता MPAs को फंड्स मिलते थे इससे पहले, क्योंकि NFC के हवाले से बलूचिस्तान को बहुत ज़्यादा पैसा मिला। ये जो मैं बार बार कह रहा था कि बिल्कुल इस पे डिस्कशन होनी चाहिए कि जो 18वीं तरमीम NFC से पैसा आ रहा है उसका फोकस कैसे होना चाहिए, ये प्रोविंसेस के माबैन, सेंटर के माबैन होना चाहिए। रही बात आमिर मीर साहब, NFC का जो आर्टिकल 160 है ये रिव्यू हो ही नहीं सकता। देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें अमेंड हो जाती हैं, लेकिन अगर आपके पास अमेंडमेंट के लिए वो अक्सरियत हासिल है अगर आपको असम्बली में, तो फवाद भाई इस वक्त सूरत हाल जानते हैं कि PTI के पास या किसी भी जमात के पास ऐसी अददी अक्सरियत नहीं है। आप यकीनन अनकॉन्स्टिट्यूशनली या कोई गैर आइनी तौर पर तो इसको रिव्यू नहीं कर सकते। और फिर बलूचिस्तान जैसे सूबे का जो शेयर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल ये जो 160 का सब सेक्शन 2 और 3 उसके तहत बलूचिस्तान का शेयर प्रोटेक्टेड है कि बलूचिस्तान को हमेशा कम मिला है। और हाँ, जब ये NFC पे बातचीत शुरू करेंगे
यहाँ पर भी दो राय हैं। एक वो हैं लोग जो हमायती हैं कॉन्स्टिट्यूशन NFC अवार्ड के, जिस तरह फवाद साहब हैं, वो एक तबका फ़िक्र को, एक बयानिए को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि जी फेडरल गवर्नमेंट के अखराजात जो हैं वो पूरे नहीं हो रहे, लिहाजा सूबों के अखराजात कम करके फेडरल गवर्नमेंट को दिए जाएं। एक बयानिया हमारा है जो हम जो बलूचिस्तान से या दूसरे सूबों से के लोग हैं, वो ये है कि NFC से अभी भी हम कहते हैं कि आपने हमें कम मिल रहा है और उस पर हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं। ये चीज़ें ओपन होनी चाहिए। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे डिस्कशन और डिबेट होने चाहिए। ऐसे फोरम, CCI आपके पास फोरम है, अनफॉर्चुनेटली इस पर बात नहीं होती। पार्लियामेंट के अंदर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, सब्सटेंटिव बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, बाहसर किस्म की, बामाने किस्म की बहस व मुबासे नहीं होते हैं। हमने बलूचिस्तान असम्बली में इनिशिएट किया। मैंने नेशनल फाइनेंस कमीशन पे गुज़िश्ता 1.5 साल पहले एक तकरीर की जो 1.5 से 2 घंटे की, और उसमें ये सारी चीज़ें हमने बयान किया। 18वीं तरमीम पे हमने बात की है। बलूचिस्तान की प्रोविंशियल असम्बली 2 साल से बड़ी इफेक्टिवली CPEC पे हमने बात की है। हम आपको दावत देते हैं, आप बलूचिस्तान आएँ, आप आएँ, हम डिस्कशन और डिबेट के लिए तैयार हैं। आप अपने बयानिए के लिए दलाइल दें, हम अपने बयानी के लिए दलाइल देंगे। यहाँ पर बयानी सनाउल्लाह बलोच साहब, आप ये कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब को और जावेद अब्बासी साहब को कि आप बलूचिस्तान असम्बली में आए और 18वीं तरमीम पे और NFC पे इनके साथ बातचीत करें, हमारा बयानिया सुने। बिल्कुल, जो बयानिया है वो अपना बयानिया पेश करें दलील के साथ, हम अपना। तो जरूरी नहीं कि बहस और मुबासा होगा तो फवाद चौधरी साहब की बात ही मानी जाएगी। ठीक है। जब आप चीजें खोलते हैं, एक बात आपको नोट कर लेना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप अनफोल्ड करते हैं, खोलते हैं, तो आपको ज़हनी तौर पर तैयार रखना चाहिए। हम इस ख्वारी में रहें। फवाद भाई साहब उस वक्त मुशर्रफ साहब के साथ थे, उनके कैबिनेट में थे। मैं उस वक्त कमेटी का मेंबर, जहां तक मुझे याद पड़ता है, कभी उनकी कैबिनेट में नहीं रहे। ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के एडवाइजर थे, ये मुशर्रफ साहब की कैबिनेट में कभी नहीं रहे। कभी मतलब जब वो 2003 और 4 में जब हमारी इंटरेक्शन फवाद साहब के साथ, फवाद साहब आप खुद वजाहत करें। एक मिनट, फवाद साहब आप खुद वजाहत कर दें, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, आप बता दें। मेरी तो आप सारी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है आपको अच्छी तरह पता है। जाहिर है मैं मुशर्रफ साहब की कैबिनेट में कभी नहीं रहा, ना उनकी हुकूमत में कभी शामिल रहा, लेकिन ठीक है, सनाउल्लाह ज़हरी साहब की बात सही है, मेरी मुलाकात उनसे होती रही, क्योंकि ये जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम जब बन रहा था तो आई वाज इन्वॉल्व। लेकिन ये जो कहा है सनाउल्लाह बलोच साहब ने कि आप बलूचिस्तान में आए और इन मौज़ूआत पे हमारे से बात करें, तो ये आप इसका खैर मकदम करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बड़ा खैर मकदम करूंगा जी। मैं तो वैसे भी जाहिर है मेरा, और स्पेशली जो सनाउल्लाह बलोच साहब जैसे जो लोग हैं और जो एक बिल्कुल पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, तो बात तो वो कहते हैं ना, गुफ्तगू कीजिए, फितरत इंसानी है शकीब, जाले लग जाते हैं मन मकानों में। अच्छा, तो अगर आप बात एक दूसरे से एक नुक्ता नजर नहीं समझेंगे तो जाहिर है मामला तो उस तरह तो नहीं चलता। अच्छा, ये मैंने एक ब्रेक लेना है जी, और ब्रेक के बाद जावेद अब्बासी साहब आपसे पूछना है कि ये कहा गया है कि एहतसाब जो है उसके नाम पे तबाही फैलाई जा रही है, ये बात जो है ये कितनी अहम है?